नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का क्लास जो चल रहा है वो अभी हम लोग पॉलिटी का सेशन स्टार्ट किए हैं। और पॉलिटी के सेशन में अभी तक आपके YouTube पर 4 वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि अगर आप एक्चुअल में ये हमारा पहला क्लास देख रहे हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि आपको पीछे के भी वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर पीछे का वीडियो देखते हैं तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और आज जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा संविधान सभा के ऊपर। अर्थात आपके सामने दिख भी रहा होगा कि संविधान सभा की बात की गई आज हमारा जो पूरा बात करेंगे, हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे और यहाँ से प्रश्नों की भी बात की जाएगी कि एक्चुअल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोगों का ये कमेंट था कि सर बोर्ड पे साफ दिख नहीं रहा है, या तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप छोटा लिखें। तो कोशिश आज हमने यही किया कि आज थोड़ा बड़ा लिखें। ठीक है, आप अपना सुझाव दीजिएगा, हमें ये कभी मत सोचिए कि बुरा लगता है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बना रहे, थोड़ा हमको नहीं समझ में आता है कि नहीं, हमें लगता है कि नहीं ठीक है, लेकिन आप बताएंगे तो उसमें सुधार करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करें। ठीक है, देखिए जब हमारे मन में एक संविधान सभा की बात आती है तो कहीं न कहीं पहले आपको यह समझना है कि संविधान सभा गठित क्यों हुआ, या हमारे देश में संविधान की मांग पहले क्यों रखी गई, और यह संविधान की मांग सर्वप्रथम कब रखी गई थी। देखिए इस पे भी बहुत लोगों और कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से मिल जाता है, लेकिन हम आपको वो चीज बताएंगे जो कि आपके पेपर में, जो आपके डिपार्टमेंट जो चेक करता है या भर्ती बोर्ड जो चेक किया है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। क्योंकि देखिए आप कुछ अलग कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, वहां से कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ वो अलग उत्तर बताया जाता है, तो उन दोनों कॉन्सेप्टों के साथ में हम देखते चलेंगे कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा। और आपसे एक आग्रह ये भी करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और एक बात यह है कि जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है वो लिखा है केवल एक फैक्ट। आप मत सोचिएगा कि सर इतनी लाइन में हमको संविधान सभा पढ़ा देंगे। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर मैं 3 हेडिंग बता रहा हूँ, 3 पॉइंट बता रहा हूँ, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है कि वो चीजें भी आपको थोड़ी समझ में आए और आप थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलें, जिससे कि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए और एग्जाम के समय में आप ज्यादा से ज्यादा उसका रिविजन कर सके। ठीक है, तो चलिए समय को ज्यादा लॉस न करें और सीधे हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, देखिए अगर संविधान की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर संविधान की बात करें तो संविधान की जो मांग की गई थी वह 1857 की क्रांति के तहत ही की गई थी। शायद आप कह रहे होंगे सर ये तो बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं, बहुत लंबे समय से बात बता रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 1857 की जो क्रांति थी वो एक अस्थानिक क्रांति रह गई, राष्ट्रव्यापी नहीं हो पाई, इसलिए उस विद्रोह को दबा दिया गया। तो 1857 की क्रांति के स्वरूप वहां देखा जाए तो उस स्थिति में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी मांग उठाई गई थी, लेकिन वह मांग पूरी नहीं हो पाई। फिर आप जानते हैं कि जब महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी 1922 में सर्वप्रथम इन्होंने भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए और वो भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, इसकी मांग की गई। देखिए संविधान जो होता है, आज हमारे देश का जो संविधान है या जो हमारे देश का आईन बोल सकते हैं, वो आईन ये है कि हम उस आईने में देखकर अपने देश की व्यवस्था को चला रहे हैं जो इस देश को प्राप्त है। संविधान का मतलब यह है कि जिस हिसाब से हमारे देश का सिस्टम पूरा चल रहा है, आज इतने बड़े संविधान का आप निर्माण करने जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और निर्माण जो हुआ है उसके स्वरूप को मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके सामने प्रदर्शित कर पाऊं सही तरीके से। ठीक है, देखिए तो 1922 में सर्वप्रथम अगर मांग रखी गई थी, जो इन्होंने सबसे पहले मांग की वो थे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारतीयों के लिए और भारतीयों के अनुसार एक संविधान होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं,
बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उनको एक सूत्र में बांधकर एक संविधान का निर्माण करना बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअल में इतने बड़े संविधान के निर्माण करने में बहुत चीजों पर ध्यान देना पड़ता था कि कहीं ना कहीं इसमें गलतियां ना हो, क्योंकि आगे चलकर यह राष्ट्र को समर्पित करने वाला एक प्रावधान माना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इसी के पथ पर हमारे देश के नागरिक अग्रसर होंगे और इसी को लेकर चलेंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने जो मांग उठाई थी वो 1922 में उठाई थी। लेकिन सर्वप्रथम अगर अंग्रेजों के हिसाब से हम बात करें तो अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए संविधान के प्रावधानों को जो स्वीकार किया था वो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। देखिए, हम आपको बता दें, एसएससी में 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हैं सर हमको यूपीएसआई पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एसएससी की बात क्यों करें? देखिए, अगर क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताता चलूं। एसएससी में एक क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स मिशन, उसके पहले अगस्त प्रस्ताव, एक कैबिनेट मिशन। इन तीनों को कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलो। पहले तो आपको ये डेट याद होना चाहिए कि ये आया कब। जैसे देखिए, अगस्त प्रस्ताव जो था उस समय तत्कालीन वायसराय भारत का लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में अगस्त प्रस्ताव आया और सबसे पहले भारतीयों के लिए संविधान की मांग उसमें की गई थी। उस संविधान को उस प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था, बशर्ते भारत के लोगों ने इसे अस्वीकार किया। मैं बता रहा हूं कि अगस्त प्रस्ताव में अगर प्रश्न यहां से यह बने कि भारत के संविधान के लिए भारत का एक संविधान होना चाहिए, ऐसा किस प्रस्ताव में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, तो वो राइट आंसर क्या होगा, अगस्त प्रस्ताव। एक्चुअल में अगस्त प्रस्ताव या उसको हम लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं, ये अगस्त में आया, इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव पड़ गया और ये 1940 में आया। फिर एक दूसरे पहलू पर अगर हम ध्यान दें तो आखिर इसको हमने अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि इससे पहले तो हम ये कह रहे थे कि हमारे लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो जब अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए एक संविधान की बात कर दी गई तो फिर हमने इसको स्वीकार क्यों किया, मतलब अस्वीकार क्यों कर दिया? तो इसके पीछे एक रीजन ये मिला कि अगस्त प्रस्ताव में यह बात कही गई कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया कि मुख्यतः भारतीय होंगे, और मुख्यतः अगर भारतीय होंगे तो इसका तात्पर्य बनता है कि भारत के अलावा भी कुछ लोग हमारे संविधान सभा में होंगे। तो इस कारण से भारतीयों का कहना था कि हमारे संविधान सभा में केवल भारत के लोग हों, अन्य लोग न हो, इसलिए 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसे अस्वीकार कर दिया गया। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात कर लें, देखिए तो यहां लिखा है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन अर्थात इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में यह प्रस्ताव भारत आया और 1942 में भारत आया। इसमें भी संविधान की बात की गई थी। इसमें भी अंग्रेजों ने संविधान के प्रारूप को अर्थात संविधान का जो प्रस्ताव भारतीयों की तरफ से था उसे स्वीकार किया था, लेकिन इसमें एक प्रावधान अलग से रख दिया कि अगर हम संविधान सभा को स्वीकार करते हैं लेकिन युद्ध के पश्चात, अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा युद्ध है जिसकी आप बात सर कर रहे हैं। देखिए, युद्ध हम बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय जो विश्व युद्ध था वह 1939 से लेकर 1945 तक था, और यह प्रस्ताव कब आया था, 1942 में। तो उनका कहना था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम भारतीयों के लिए संविधान सभा की बात करेंगे, लेकिन हमने कहा कि हम आपको, अर्थात कहा जाए तो संविधान सभा का जो प्रस्ताव है उसे युद्ध के पश्चात न करके अभी भी किया जा सकता है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसे हमने क्या कर दिया, अस्वीकार किया। किसे? क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। अब हम तीसरी जो बात करेंगे उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है, और इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट चेक किया गया था। अर्थात कहा न कहीं बात करें तो महात्मा गांधी ने पोस्ट डिडक्ट चेक की संज्ञा दी थी किसको,
क्रिप्स मिशन को? यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब तीसरा जो प्रस्ताव आता है वह है आपका कैबिनेट मिशन। एक्चुअल में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 मंत्रिमंडलों का समूह भारत आया, जिसे हमने 3 मंत्रिमंडल अर्थात 3 कैबिनेट मंत्री वहां के थे इंग्लैंड के, जिसमें एक नाम आता है स्टुअर्ट क्रिप्स का, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। मैं बता रहा हूं कैबिनेट मिशन। एक्चुअल में यहां से एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था। देखिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी बता रहा हूं उसको आप लिखते चलेंगे साथ साथ। तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। 3 सदस्यों में कैबिनेट मिशन में अगर हम बात करें तो एक तो आपको नाम मिलेगा पैंथिक लॉरेंस का। पैंथिक लॉरेंस जो कि आपको पता है कि मिनिस्टर रहे, तीनों मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, और तीनों के नेतृत्व में ही ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। एक्चुअल में भारत आने का मतलब यह था कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुआ, और उस चुनाव में अगर देखा जाए तो जो विंस्टन चर्चिल थे वो चुनाव हार गए और लेबर पार्टी की वहां सरकार बनी और क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा गया, और इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों के समूह को ही हम कैबिनेट मिशन की संज्ञा देते हैं। समझ में आया? और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, पैंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टुअर्ट क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में भी हमने आपको बताया। इन तीनों ने भारतीय संविधान सभा की बात की, और एक्चुअल में अगर हम बात करें तो संविधान सभा का जो गठन हुआ जुलाई 1946 में किया गया। यह बात थोड़ी आपको याद कर लेनी है। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया, और आपको हम बता दें कि इस कैबिनेट मिशन में 389 सदस्यों का सुझाव दिया गया था कि 389 सदस्य होंगे। मतलब संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, और इनका चुनाव 3 तरीके से किया गया। तो यहां पे लिखा है 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरियों से, और 93 सदस्य देशी रियासतों से। अब पहले हम तीनों को समझ लेते हैं। देखिए पहले जो था ब्रिटिश प्रांत का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश प्रांत जिसे आज हम अपना राज्य के नाम से जानते हैं, तो जहां पर अंग्रेजों का शासन जिस जिस क्षेत्र में हुआ करता था वह ब्रिटिश प्रांत या अंग्रेज भारत के नाम से उसको हम जानते थे। 4 चीफ कमिश्नरी का मतलब यह है, 4 चीफ कमिश्नरी जो हैं, आज जैसे आप मानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वैसे उस समय में 4 माने जाते थे, चीफ कमिश्नरी हुआ करते थे। और चारों का नाम आपको याद कर लेना है कौन कौन, क्योंकि पेपर में यह भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस चीफ कमिश्नरी से संविधान सभा में निर्वाचन नहीं हुआ था, ऐसा प्रश्न पेपर में दे सकता है। तो देखिए एक तो दिल्ली हो गया जो कि वर्तमान का दिल्ली, नाम याद करेगा। मैं 4 चीफ कमिश्नरी बता रहा हूं जहां से एक एक मेंबरों का चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। एक दिल्ली हो गया, एक अजमेर मारवाड़ा, अजमेर जो मेरवाड़ा है वो आपका राजस्थान से। 2 हो गया, 2 सदस्य हो गए चुन गए, एक दिल्ली से, एक अजमेर मेरवाड़ा से, एक आपका कहीं ना कहीं कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है, कर्नाटक में एक जगह पड़ता है कुर्ग, वहां से एक हो गया, और एक बलूचिस्तान से जो पश्चिमी पश्चिमी पाकिस्तान है वहां से। तो बलूचिस्तान से एक, कर्नाटक के कुर्ग जिला से 2, दिल्ली से 3, और एक आपका अजमेर मारवाड़ा से 4। 4 सदस्यों का चुनाव संविधान सभा में यहां से किया गया था। अब बात करेंगे देशी रियासत। देशी रियासत का मतलब यहां पर यह दर्शाया जा रहा है आपको कि जो देशी रियासत थे वो देशी रियासत कौन थे। तो जो देशी रियासत का मतलब है कि अंग्रेजों और भारतीयों के जनता के बीच के जो राजा, जहां पर राजा राजवाड़ों का शासन हुआ करता था, वहां से 93 सदस्यों का चुनाव हुआ था संविधान सभा में। तो ये क्लियर हो गया आपको। 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे, और 4 चीफ कमिश्नरियों से, और 93 देशी रियासतों से। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि क्या इनका चुनाव किस प्रकार से हुआ था। देखिए अगर ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो ये निर्वाचित हुए थे, चीफ कमिश्नरियों की बात करें तो ये भी निर्वाचित हुए थे, लेकिन जो 93 देशी रियासतों से थे वो मनोनीत थे।
ये आपको बात ध्यान रखना है। अगर इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो कई किताबों में 296 लिखकर सीधे दे देता है, तो 292 + 4 आप कर सकते। ठीक है, चलो, तो यहां से इनका जो निर्वाचन हुआ तो 292 और 4 ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरियों का तो निर्वाचन हुआ था, अर्थात निर्वाचित हुए थे, लेकिन जो 93 देशी रियासत थे ये मनोनीत किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और पेपर में बनता है, वह बनता है कि कौन सा देशी रियासत संविधान सभा का विरोध किया या संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ, तो वो राइट आंसर होगा आपका हैदराबाद। ये बात आपको अभी ख्याल कर लेना, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जब हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार कहे जाते थे, आपको पता है, तो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव, जिनको आप जानते हैं बेनेगल नरसिंह राव। तो ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम यहां से क्लास जो है आपका उसको कंटिन्यू करते हुए, पहले प्रोसेस को देखते हुए, बीच में जहां भी आपको उनका लिंकअप होगा टॉपिक, हम वहां से आपको उनको समझा देंगे। ठीक है, देखो, तो ये संविधान सभा जब गठित हो गई, इनका चुनाव हो गया। अब जो चुनाव हुआ तो इसमें 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगर संविधान सभा की बात करें और भीमराव अंबेडकर की बात न करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज्यादा, कई बार अगर आप देखेंगे तो कई बार उनसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब देखिए, संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में अगर हम बात करते हैं तो जो चुनाव हुआ था वह चुनाव, अगर किसकी बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पहले चुनाव हुआ था वो हुआ था बॉम्बे से। बॉम्बे से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो चुनाव हार गए। जैसे अगर आप देखें तो बॉम्बे में अगर आप देखेंगे तो बीजी खेर, तो बीजी जो खेर थे वहां के प्रधानमंत्री थे। पहले वहां के जो राज्य हुआ करते थे उसके प्रमुख को हम प्रधानमंत्री कहते थे। तो जो बीजी खेर थे, एक्चुअल में बॉम्बे से जब वो चुनाव हार गए, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो फिर हमारे संविधान सभा में एक्चुअल में लगा कि इनका संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुस्लिम लीग की टिकट पे, देखो, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो संविधान सभा के गठन में एक्चुअल में कुछ क्या थी, पार्टियां थी, जो पार्टियां चुनाव लड़ी थी। जैसे कांग्रेस, कांग्रेस अगर देखें तो 208 मेंबरों में सब सर्वाधिक थी। कहीं ना कहीं अगर इनमें संख्या अगर हम देखा जाए तो 208 मेंबर अकेले किसके थे? कांग्रेस के सदस्य थे। उसके साथ 73 सदस्य मुस्लिम लीग से थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम लीग के टिकट पर पूर्वी बंगाल क्षेत्र से चुनाव लड़ा। आज जो पूर्वी बंगाल है उसी आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो पूर्वी बंगाल है, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, अर्थात जब भारत का विभाजन हुआ तो वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिल गया, तो वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सीट छोड़नी पड़ी। मैं बता रहा हूं इतिहास किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जहां से उनके प्रश्न पेपर में आते। अब जब उनको वो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र से सीट छोड़नी पड़ी तो उनको पूना से लड़ाया गया। अब पूना में एक्चुअल में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वहां से सीट खाली कराई गई और जो बीजी खेर थे उन्होंने सीट खाली कराकर वहां पे संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनका उपचुनाव करके इन्हें संविधान सभा में भेजा गया। तो यहां से अगर एक क्वेश्चन पेपर में यह बने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा के लिए कहां से किया गया था, अगर ऑप्शन में बॉम्बे भी हो, बंगाल भी हो, तो आपका राइट आंसर होगा एक्चुअल में बॉम्बे। मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन में बंगाल दिया है लेकिन बॉम्बे नहीं दिया है तो उसका राइट आंसर आप मतलब बंगाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। इनका चुनाव हुआ था और ये मुस्लिम लीग से पहले थे, फिर कांग्रेस के सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा बॉम्बे से और फिर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। अब संविधान सभा में जब सम्मिलित हो गए तो इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई। देखिए यहां पे लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। अभी ये टेट में भी क्वेश्चन कई बार लिया गया था, सुपर टेट में शायद एक क्वेश्चन पूछा भी गया था और ये विवाद का भी प्रश्न बन चुका था और यहां से ये क्वेश्चन पे ही काफी क्लेम भी हुआ था, तो इसलिए मैं आपको डिस्कस कर देता हूं इसका
आपको एकदम विधिवत बता देता हूं कि आखिर में रीजन क्या है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, लेकिन अस्थायी तौर पे। अब हम बात करें, क्या संविधान सभा के सदस्यों ने इन्हें किस प्रकार से चुना? क्या ये निर्वाचित हुए थे? क्या ये मनोनीत थे? या बुजुर्ग थे इस वजह से इनको अध्यक्ष बना दिया गया? कुछ इस टाइप के भी सवाल पेपर में बन सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, नए टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इसलिए रखा गया क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की इस पहली बैठक का, जो अभी मैंने बताया कि मुस्लिम लीग था जिसके 73 मेंबर थे 389 में, तो अगर हम बात करें जो निर्वाचित हुए थे, तो एक्चुअल में वहां से अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया और संविधान सभा में टोटल 207 मेंबर ही उपस्थित हो पाए। अब आपके मन में एक प्रश्न बनेगा, 389 मेंबर और 207 बैठ रहे हैं, तो 73 मेंबर आप बता रहे मुस्लिम लीग से, तो अगर 389 में 73 घटा दे तो भी 207 नहीं होगा, तो फिर ये 207 उत्तर तो गलत होना चाहिए। ये मन में आपके प्रश्न बनेगा, लेकिन इसका एक निचोड़ मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए, पहले बात हम इस पर करते हैं कि मुस्लिम लीग जो था इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, तो इसका मतलब 73 सम्मिलित नहीं हुए। और जब मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुआ तो इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट क्या आता है? पूर्व प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल थे, उनका स्टेटमेंट आया कि भारतीय संविधान सभा जो है एक ऐसे दुल्हन के समान है, ऐसे विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मतलब इन्होंने पहली संविधान सभा की बैठक को एक विवाह की संज्ञा दी और उस विवाह में दुल्हन को गायब बताया। यह भी प्रश्न कई बार पेपर में एग्जामिनर ने लिया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि जो 207 लोग उपस्थित थे, तो बाकी लोग कम क्यों हो गए? इसका रीजन क्या था? देखिए, इसका रीजन जो था वो अगर हम बात करें तो इसका रीजन एक ये था कि जो 93 देशी रियासत थे, ये 93 देशी रियासत भी अपना भविष्य तय नहीं कर पाए थे। अपने भविष्य को तय नहीं कर पाए थे कि आखिर हम किसके साथ रहेंगे। यहां पे राजा राजवाड़ों का जहां से शासन था, राजा राजवाड़े भी शामिल हुए थे मनोनीत करके, तो इनको ये नहीं पता था कि क्या हम भारत के साथ रहेंगे, क्योंकि वहां से भारत विभाजन की मांग पहले से स्टार्ट हो चुकी थी और वो मुस्लिम लीग अपने लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहा था और जिसका भारत समर्थन नहीं कर रहा था। इसी की वजह से अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि कहीं ना कहीं अगर यहां से देखा जाए तो संविधान सभा की पहली बैठक का उन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया और अपने सदस्यों को शामिल होने के लिए मना कर दिया। तो 93 ये भी असमंजस में पड़ गए, इसलिए संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 मेंबरों के साथ यही घटना हुई, अर्थात संख्या कम होने का यह रीजन मिलता है। अब बात आती है कि इस मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल कब हुआ? तो याद रखिएगा ये अक्टूबर 1946 में शामिल हुआ, तो ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देखो, एक चीज ये हुआ, अक्टूबर 1947 में। अब यहां से 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अलग बैठक हुई, एक और बैठक मानी गई और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। अब इसके बाद 13 दिसंबर 1946 का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अब उद्देशिका प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया या उद्देश्य प्रस्ताव जो उन्होंने प्रस्तुत किया, वही आज बन गया हमारा प्रियम्बल, अर्थात प्रियम्बल प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना।
जो भारत के संविधान की प्रस्तावना बन चुकी है। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, चलो तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोगों ने अब यहां से हमको यह समझना है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, वह उद्देशिका प्रस्ताव एक्चुअल में जो आज हमारे देश का देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रस्तावना बना। अब यह प्रस्तावना क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मैंने बताया कि जो हमारा प्रस्तावना था या उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि सरकार कैसे कार्य करेगी, सरकार किन किन बातों पर ध्यान देगी, तो उसका मुख्य बातों को रखा गया था उस उद्देश्य प्रस्ताव में। लेकिन एक्चुअल में इसे पारित नहीं किया गया। पारित इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, और संविधान सभा के मेंबर का यह कहना था कि जब तक मुस्लिम लीग शामिल नहीं होता इस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग जब शामिल हुआ तब जाके उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया। अगर पेपर में आपसे यह पूछे कि उद्देशिका प्रस्ताव को या उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो इसका डेट याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946। और किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित कब किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 जनवरी 1947 को। समझ में आ गया। अभी अभी एक वीडियो इस पर लेंगे, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए उस पर एक वीडियो इसके बाद ही हो सकता है ले लें, तो वो आपको उसमें मैं आपको विधिवत तरीके से उसके बारे में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि जब उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उसके बाद पारित हो गया, तो उसके पारित होने के बाद अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। अब ये अलग अलग जो समितियों का गठन किया गया, उन समितियों का कार्य क्या था, जैसे आपको बता दें, संविधान सभा जब गठित हुआ, उसके बाद इसे पारित होने के बाद 13 समितियों का गठन किया गया था। तो ये पेपर में पूछ सकता है कितनी समितियां थी, 13 समितियों का गठन किया गया था। उसमें कुछ मुख्य समितियां जो हमारे पेपर में पूछ ली जाती, और हम समितियों की बात करें और उसमें हम प्रारूप समिति को ना समझे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो पेपर में हमारे पूछ लेता है प्रारूप समिति। तो जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष आपको पता होगा कौन थे, तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही प्रारूप समिति है जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। और भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त अगर इसमें मेंबर देखें तो 6 अन्य मेंबर भी थे। यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, वो राइट आंसर आपका होगा कितने, 6। अब काम क्या है कि क्या प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण किया, तो देखो अगर यही प्रश्न पेपर में पूछ दे कि संविधान को किसने बनाया, तो आप इसका राइट आंसर ये नहीं बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है संविधान सभा ने बनाया। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया है। इसमें सभी लोगों का योगदान माना जाता है। और इसमें संविधान को बनाने की बात करें तो आप उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, लास्ट में यही लिखा है कि कहीं ना कहीं हम भारत के लोग, प्रारंभ ही शुरू होता है हम भारत के लोगों से। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर हम सोचें कि जो उद्देशिका प्रस्ताव है या प्रस्तावना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसके पारित होने के बाद जो समितियां गठित की गई थी, उसमें सबसे मस्त जो समिति है वह है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। अब इसके आगे की बात हम ये करेंगे कि आखिर वो गठित क्यों हुआ, उसके गठन का कारण क्या था। देखिए उसके गठन का कारण यह था कि जो बी.एन. राव, एक्चुअल में बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव जो थे वह एक आईसीएस अधिकारी थे, और उन्होंने भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान सभा के वो सदस्य भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने निःशुल्क भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान दिया है।
तो BN राव ने जो प्रारूप तैयार किया था, जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी की गठित की गई, जिसे हम बोल रहे हैं प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके अतिरिक्त बहुत सारी समितियां आपको सामने मिल जाएंगी। जैसे देखिए यहां पे संचालन समिति लिखा है, तो संविधान सभा को संचालित करने का काम कौन कर रहा था? राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संघ समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति, प्रांतीय एकीकरण, जो भारत को एकीकरण करने की बात हम करते हैं, जो सबको एक करने की बात की जाती है, तो इसलिए भारत का एकीकरण किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति अभी मैंने बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनके अतिरिक्त कितने मेंबर? 6 मेंबर। तो आप कोशिश करिएगा कि किताबों से उनका नाम लिख लीजिएगा। मैं बोलने के लिए बोल दूंगा लेकिन आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 6 अन्य जो मेंबर उनके नाम आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये यूपीएसआई का पेपर है। अगर आप पेपर दिए होंगे तो आपको अच्छी नॉलेज होगी कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो यह बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद झंडा समिति, जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकार समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें 13 समितियों का गठन किया गया था। अब एक क्वेश्चन पेपर में बन जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? यह आ जाता है पेपर में क्वेश्चन। देखिए अभी ये क्वेश्चन यूपी पुलिस ने भी लिया था, और संविधान को जो अपने हाथ से लिखा गया है, यह भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था कि भारत के संविधान को अपने हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा प्रेम नारायण रायजादा। यूपी पुलिस में 2 बार क्वेश्चन है, यह बात आपको याद रखना है। फिर से बोल रहा हूं, भारतीय संविधान को अपने हाथ से किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। जबकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात जो भारत का संविधान है, वह अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन इसे हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। तो यूपी पुलिस में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको वो भी क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लिखा है कि यहां से मैंने समितियों को भी आपको समझा दिया कि समितियां क्या थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं संविधान सभा में महिला मेंबर। तो देखिए संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें महिला सदस्यों की अगर संख्या पूछे तो महिला सदस्य थी आपकी 9। ध्यान रखिएगा, महिला प्रथम बैठक में महिला सदस्यों की संख्या कितनी बताइए, मतलब बात करते हैं हम लोग 9, तो यहां से 9 याद रखिएगा। लेकिन जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई है, और उस दिन अगर हम बात करें तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 है, तो आपको 15 भी याद रखना है। और अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या अगर हम बात करें तो इसमें 33 थी, अनुसूचित जनजाति। एक कुछ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो यहां से पाकिस्तान की बात शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की बात जब हम यहां से शुरू करते हैं, तो जो पाकिस्तान था वह पाकिस्तान के विभाजन के बाद तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई। पहले कितनी थी? 389। लेकिन यहां से पाकिस्तान का जब भारत से अलग हुआ तो उसके बाद इसकी संख्या कितनी हो गई? 299। तो वो भी याद रखिएगा, 299 मेंबर हुए। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, जो कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका है। और 299 में अगर हम बात करें तो ये प्रांतों से है, 229 प्रांतों से है और 70 देशी रियासतों से। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो यह डेट याद रखिए 31 अक्टूबर 1947। और उसमें संख्या कितनी थी? 299। और 299 में कितने मेंबर थे राज्यों से? तो याद रखिएगा प्रांतों से 229 और देशी रियासत से कितने थे? तो 70 थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो देशी रियासत थे, कुछ देशी रियासत भारत में आए और कुछ देशी रियासत पाकिस्तान में गए। लेकिन आपको पता है कि लगभग 562 देशी रियासतों में 530 से 32 देशी रियासत भारत में विलय हुआ, बाकी पाकिस्तान में विलय हुआ। समझ में आया? अब यहां से क्वेश्चन पूछता है वाचन। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए हैं।
और जो संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए, उसमें एक प्रश्न आ जाता है संविधान सभा का सबसे लंबा वाचन कौन सा था, द्वितीय वाचन था। ये पेपर में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर स्टार्ट हुआ था, 9 नवंबर 1948 तक चला था। सॉरी, ये पहला वाचन है 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, ये ध्यान रखिएगा। 1948 मतलब 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन। दूसरा वाचन जो है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा वाचन और ये आपका प्रथम वाचन। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और आपको पता है कि भारत का संविधान जो था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू भी कर दिया गया। जैसे अगर अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 देखें, नागरिकता से देख लीजिए, अनुच्छेद 324 निर्वाचन से देख लीजिए, तो बहुत ऐसे प्रावधान हैं जो लागू कर दिए गए थे आपके 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन 26 नवंबर 1949 को लागू तो कर दिया गया, लेकिन लागू होने के साथ अगर हम बात से समझें तो यहां से आपके एक प्रश्न पेपर में दे सकता है कि कहीं ना कहीं जो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू मतलब जो प्रावधान लागू हुए थे, कुल कितने अनुच्छेद उसमें प्रभाव में आए थे। तो अगर कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे तो 15 अनुच्छेद है और कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे तो 16 अनुच्छेद है। तो 15 और 16 का कंफ्यूजन पहले हम दूर कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 में यह लिखा गया था, खुद लिखा गया है, 15 अनुच्छेदों की बात की गई है। अनुच्छेद 394 में लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को ही। हम जानते हैं कि इसमें कुछ प्रावधान जो 15 अनुच्छेद प्रभाव में आए थे वह इसमें लिखा गया था। और उसमें यह भी लिखा गया था अनुच्छेद 394 के तहत ये अनुच्छेद जो भी हैं 15 कुल अनुच्छेदों को प्रभाव में लाया गया और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आएंगे। तो यह बताइए कि जिस अनुच्छेद में 15 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है वह भी तो एक अनुच्छेद है। अगर उस अनुच्छेद को आप जोड़ेंगे तो कितने अनुच्छेद होंगे, 16। तो कितने आर्टिकल हो गए टोटल, 16। तो आपसे अगर यह पूछे कि 26 नवंबर 1949 को जब संपूर्ण भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उस दिन कितने अनुच्छेद प्रभाव में आए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 16। समझ में आ गया। साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारी संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। और उस विशेष अधिवेशन में ही यह निर्णय लिया गया कि हम जो 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस मनाते हैं, अब से उसे कहीं ना कहीं संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो अब हम 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलो अब यहां से बात करते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अब यहां से समझिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। कहीं किताब में 11, कहीं 12 ऐसा करके आता है, तो उसको भी आप कंप्लीट समझ लीजिए। संविधान सभा की कुल अगर अधिवेशन की हम बात करें तो वो हुए थे 12 अधिवेशन। 11 + 1 करते हैं, यहां से समझते हैं आखिर ये क्या है। अगर आप 24 जनवरी 1950 के संविधान की जो अंतिम बैठक हुई, उस अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। कितने सदस्यों ने, 284। अब फिर एक मन में प्रश्न बनेगा कि सर जब पुनर्गठन हुआ था तो 299 सदस्य थे, तो 284 ने क्यों किया। एक चीज और समझ लो, अगर आप बात करो 299 में सबकी सहमति नहीं थी, कुछ लोगों का मानना यह था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, तो इस हिसाब से 284 है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 284 सदस्यों ने जो हस्ताक्षर किया, इस पर सबसे पहला हस्ताक्षर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस
पर अंतिम जो हस्ताक्षर हुआ था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। समझ में आ गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के प्रस्ताव को, जो सबसे अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, उस पर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया। और साथ साथ अगर हम बात करें तो अंतिम व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा में के कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। एक प्रश्न यूपी पुलिस का यहां से ले लेते हैं। यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन एक चीज यह है कि 24 जनवरी 1950 को हुई तो उस समय महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, मैंने अभी बताया कि जब प्रथम बैठक हुई थी तो 9 थी, और अंतिम बैठक में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। ये आपको नाम याद कर लेना है। उसमें से एक नए टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि 15 महिला सदस्यों में या तो संविधान सभा की महिला सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य का नाम बताइए। यह प्रश्न पेपर में लिया जा चुका है, तो याद कर लेना। उनका नाम है बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल जो थी वो संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। और इसी दिन 24 जनवरी को ही हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया गया, सॉरी, भारत का राष्ट्रपति चुना गया। अब देखिए, राष्ट्रपति चुना गया तो क्या वो निर्वाचित हुए, क्या या मनोनीत हुए? इसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये एक विवाद का प्रश्न बन जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद थे, जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन हुआ तो केवल एक ही, एक्चुअल में क्या हुआ कि एक ही फॉर्म आया, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इसलिए उनको चुना गया था। आप मनोनीत मत समझिएगा, वो चुने गए थे। लेकिन अगर इसकी बात करें तो वहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? देखिए, 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एक कारण था। आप याद करिएगा 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और उस लाहौर अधिवेशन में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लाहौर अधिवेशन में एक बात कही गई थी कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन यहां पर संपूर्ण संविधान तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया, तो हमने संपूर्ण संविधान को एक्चुअल में अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मार्पित या पारित या स्वीकृत तिथि अगर आपसे पूछ ले तो उसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर यह पूछे कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया तो उसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। तो इस तिथि को, इस अमूल्य तिथि को अगर हम बात करें तो ये सदा सदा के लिए लोगों के नाम से, या तो लोग इसे जानते रहें, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया। तो यह प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है कि संपूर्ण भारतीय संविधान का अगर निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ तो यह लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत 26 जनवरी 1930 से ही प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता था। इसी कारण से उसने अपने संविधान को, या हम लोगों ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया। समझ में आ गया? चलिए, अब यहां से बात करते हैं कि भारत सचिव का पद। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा रख दिया है। हाँ, आप याद करिएगा, मैंने जब अधिनियम पढ़ाया था तो भारत का एक सचिव हुआ करता था 1858 के अधिनियम के तहत, और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था 1947, उस 47 में जो भारत का सचिव एक बैठता था कहां पर, इंग्लैंड में, और वो कैबिनेट मंत्री हुआ करता था, एक मिनिस्टर हुआ करता था, तो भारत का सचिव के पद से देखता था, तो उसे भी इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया था, समाप्त किया गया। लिखा है कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। देखिए, अंतरिम सरकार का गठन अगर समझे तो हमारे संविधान सभा के दो कार्य थे। दो कार्य में क्या था इसको समझिएगा। अगर हम दो कार्यों की बात करें तो देखिए, दो कार्य में एक कार्य यह था कि संविधान का निर्माण करना। हमारे संविधान सभा के जो मेंबर हुआ करते थे वह दिन के एक टाइम में संविधान का निर्माण करते थे,
और वही संविधान सभा के जो मेंबर थे वो संसद के रूप में भी काम करते थे। मतलब दूसरे पर्व संसद का काम करते थे, संसद के रूप में काम करते थे। तो अंतरिम संसद का जो गठन हुआ था कि संविधान का आप निर्माण भी करेंगे और संसद का भी कार्य करेंगे। तो जो अंतरिम संसद है वो कब गठित हुई थी? 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम संसद का गठन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अंतरिम सरकार का गठन तो 2 सितंबर 1946 को किया गया। तो अगर पेपर में यह पूछे कि संविधान सभा के कार्य है तो संविधान का निर्माण भी करना और संसद का भी निर्माण करना, सॉरी संसद का भी कार्य करना, तो ये दोनों कार्य करते थे। ठीक है, चलिए। लेकिन मन में आपके एक प्रश्न यह बनेगा, ये अंतरिम संसद कब तक चली? तो अंतरिम संसद की बात यह कही गई थी, अगर हम बात करें तो अंतरिम संसद की अगर हम बात करते हैं तो आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 395 वाला अनुच्छेद देखना पड़ेगा, लास्ट अनुच्छेद। इसमें लिखा है कि भारत एक्चुअल में 1947 से 1950 तक जो कार्य करेगा वह किस आधार से करेगा, तो इसको समझिएगा। भारत 1947 से 1950 तक का जो कार्य करेगा वह ध्यान से समझिएगा किससे हिसाब से कार्य करेगा। तो एक चीज आपको यह समझ लेना है कि वह भारत शासन अधिनियम 1935 और 1947 के हिसाब से कार्य करेगा। और जब तक भारत अपने संसद का निर्माण नहीं कर लेता है, अर्थात आम चुनाव के बाद, जब भारत में आम चुनाव अगर आप पढ़े होंगे, प्रथम आम चुनाव तो 1951-52 में हुआ। लेकिन जब 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई, तो आप पहला यह समझिएगा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में कैसे हो गया। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ है और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। समझ रहे आप लोग? जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 368 के तहत, और संसद एक तरह से देखा जाए तो संसद अभी प्रभाव में आया ही नहीं है। जब संसद प्रभाव में आया ही नहीं तो संविधान में संशोधन कैसे हुआ? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यहां पर यह आता है कि संसद आई ही नहीं। संसद का गठन जो पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को हुई है, और संविधान में संशोधन कैसे हो गया पहली बार? 1951 में। तो यह संशोधन जो हुआ है वह संविधान सभा के सदस्यों ने किया है। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा, तो सर आप तो यह बता रहे हैं कि संविधान में संशोधन संसद करेगी और संसद का गठन 1952 में, तब कैसे संशोधन? तो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो संविधान सभा के भी कार्य करते थे, वो संसद का भी कार्य करते थे, अर्थात वो संसद के भी मेंबर थे। इस अधिकार से उन्होंने संविधान सभा में, संविधान में, हमारे पहले संविधान में संशोधन उन्हीं के द्वारा किया गया। समझ में आ गया आपको? तो यहां तक के कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हुए होंगे। अब आप अगर यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं तो एक प्रश्न यह बनेगा कि यूपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि संविधान सभा में उत्तर प्रदेश, जिसे हम पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, कितने सदस्य चुने गए थे? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश से 55 सदस्य चुने गए। ये नाम याद रखिएगा, 55 सदस्य, 55 सदस्य थे। दूसरे नंबर पे मद्रास से 49 सदस्य और तीसरे नंबर पर बिहार से 36 सदस्यों का चुनाव हुआ। और आपको पता है कि भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना के तहत, जो 3 जून 1947 को भारत में माउंट बेटन योजना आया, और उसी माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। तो यहां से हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत एक सामने आया दुनिया भर में। और एक चीज ये है कि भारतीय संविधान पर कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। एक तो आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं 2 पुस्तक का नाम याद रखिएगा। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है हिंदू धर्म की पहेलियां, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप लिख सकते हो हिंदू धर्म की पहेलियां। ये पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और एक पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, 1940 में उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया था, प्रकाशित हुई थी, पुस्तक आई थी। आप सोचिए, बहुत लंबी, एक्चुअल में बहुत कहीं ना कहीं बहुत लंबी दृष्टि रखते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाकिस्तान 7 साल बाद आया और 7 साल पहले ही उन्होंने पाकिस्तान की रूपरेखा देख ली थी। तो वहां पे पुस्तक लिखी थी थॉट्स एंड पाकिस्तान।
अब इस पर कुछ कमेंट्स हैं। जैसे अगर आप बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म मतलब भारतीय संविधान सभा केवल हिंदुओं के लिए है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, किसने कहा है, तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा जो हिंदू के लिए बताया गया था, वो बताया था लॉर्ड साइमन ने। और आपको पता है साइमन कमीशन जो 1927 में आया था, उसके वो अध्यक्ष थे। उसके बाद विंस्टन चर्चिल ने इस पर क्या कहा था कि इस भारतीय संविधान सभा एक जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, केवल एक जाति का प्रतिनिधित्व करती है, एक जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट था। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप विधिवत तरीके से समझ लीजिएगा। बाकी जो भी चीजें होंगी वो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिए। आप कम से कम उनको शेयर करिए जो सच में यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इस बार यूपीएसआई के लिए होड़ में लगे हुए हैं कि नहीं, मुझे एक सीट पक्की कर लेनी है। दूसरी बात, अभी कुछ समय से मैथ और रीजनिंग का क्लास नहीं चल पा रहा है। जैसे सुनील सर कल आपको वीडियो अपलोड करके भी बताए थे, उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और बहुत दुखद घटना है। हम लोग भी काफ़ी दुखी हैं, और हम भी काफ़ी सर को मिस कर रहे हैं हम लोग। और भगवान से यही कामना करते हैं उनके पिताजी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि जानते हैं जब परिवार में दुख आता है तो बहुत तरह की समस्या होती है, उसमें पढ़ाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। और आपको एक तरीके से अगर देखा जाए तो अभी अजीत सर का भी क्लास नहीं चल पा रहा है, तो उस पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है कि अभी हम लोग थोड़ा इसको डिजिटल करने के चक्कर में हैं कि थोड़ा सा और बेटर किया जाए, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लास लिया जा सके, ठीक है। लेकिन मैं आपको कंटिन्यू क्लास दे रहा हूँ, तो इसका मतलब आप अभी जीएस को पढ़ते रहिए, और वहाँ से सारी सुविधाएं जैसे सही हो जाती हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट के क्लास मिलने लगेंगे। तो यहाँ से आप लोग ये मत कहिएगा कि सर ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, देखिए जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, और बहुत प्रॉब्लम धीरे धीरे होते रहते हैं, कभी कम कभी बेसी, किसी के साथ कभी दुख सुख तो लगा रहता है। लेकिन जो विकट स्थिति है, उस स्थिति में थोड़ा सा आपका सपोर्ट की जरूरत है। अगर जैसे ही सब चीजें सही हो जाती है, बाकी क्लास आपको डेली का डेली वीडियो सब सब्जेक्ट का मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।